सभी को नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्लाइट फॉर फ्यूचर पे। और स्वागत है सभी विद्यार्थियों का, अभ्यर्थियों का जो भी थर्ड ग्रेड लेवल 2 साइंस मैथ से तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए साइंस का जो पूरा का पूरा पोर्शन है वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल करवाया जा रहा है। इसके अलावा साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड्स वगैरह जो हैं वो भी कंप्लीट मेथड यहाँ पर और बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स और कंप्लीट यानी कि मोर देन सफिशिएंट जो मैटर है वो आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। इसलिए आप बड़े विश्वास के साथ इस चैनल के ऊपर जुड़ सकते हैं। और चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक शेयर भी करें, बेल आइकन दबा लें ताकि जो भी नया वीडियो है वो अपलोड किया जाए तो आप तक वो सूचना पहुंच जाए तुरंत। चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर अपनी साइंस की फर्स्ट यूनिट है, जिसके अंदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसके बाद में मॉल कॉन्सेप्ट और उसके बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर की एक क्लास अपलोड की जा चुकी है, जिसके अंतर्गत जो एटम है उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, उनकी कैसे कैसे डिस्कवरी हुई, उनके जो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, गुण कौन कौन से हैं, उनके बारे में पूरी की पूरी विस्तृत क्लास है वो हो चुकी है। और जो एटॉमिक मॉडल्स हैं, वेरियस एटॉमिक मॉडल्स अर्थात परमाणु प्रतिरूप जो हैं, उनके अंदर थॉमसन परमाणु मॉडल की बात अपनी हो चुकी है। रदरफोर्ड का जो स्वर्ण पत्र प्रयोग है उसके आधार पर जो नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप है रदरफोर्ड का, उसकी बात हो चुकी है। उनकी कमियां, विशेषताएं, निष्कर्ष, प्रयोग, प्रेक्षण सभी कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये सेकंड क्लास जिसके अंदर अपना बोर एटॉमिक मॉडल बचा हुआ है, और उसके बाद अपन परमाणु से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियां, जिसके अंदर परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समस्थानिक, संभारिक, आइसोटोप, आइसोबार्स क्या होते हैं, उन सभी के बारे में अपन जानकारियां यहाँ पर लेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास ये है। और मैं थर्ड ग्रेड के जो भी विद्यार्थी, अभ्यर्थी इसको देख रहे हैं, उन अभ्यर्थियों से मेरा यही कहना है कि अभी आप 10-11 महीने का जो समय है उसको बहुत ज़्यादा समय नहीं माने। तैयारी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी पर्याप्त ये समय है, लेकिन अगर आप इस वक्त को ऐसे ही जाया करेंगे तो फिर ये समय बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो आप बिना वक्त गंवाए और अपने अध्ययन के अंदर जुटे रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। परमाणु संरचना का आज का ये सेकंड पार्ट रहेगा, सेकंड सेशन रहेगा, जिसके अंदर सबसे पहले अपन बोर परमाणु मॉडल यानी कि बोर परमाणु प्रतिरूप के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए क्या है, रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप यानी कि रदरफोर्ड ने नाभिक की पूरा का पूरा एटम है उसका पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन और साथ में न्यूट्रॉन भी, प्रोटॉन है वो नाभिक के अंदर केंद्रित होते हैं। तो परमाणु प्रतिरूप की कमियों को सुधारते हुए, उसके अंदर नया इंप्रूवमेंट लाते हुए और नील्स बोर के द्वारा 1912 के अंदर यह है सिद्धांत यानी ये परमाणु मॉडल है वो क्या किया गया, प्रदर्शित किया गया, यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। तो चलिए अपन बात करते हैं आज इसी की। क्या था, देखो ये जो परमाणु प्रतिरूप दिया गया वो मुख्य रूप से एकल इलेक्ट्रॉनिक परमाणु। एकल इलेक्ट्रॉनिक परमाणु का मतलब ऐसे परमाणु या ऐसे एटम जिनके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाए, उनके लिए मुख्य रूप से प्रतिपादित किया गया था। अब आप कहेंगे कि एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाए ऐसा परमाणु तो केवल एक ही है, हाइड्रोजन ही है। तो बिल्कुल ये आगे चलकर अपन देखेंगे ये बोर मॉडल की कमी भी रहेगी कि एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु यानी कि स्पीसीज। अब आप कहेंगे कि जैसे मान लीजिए इसको अपन हीलियम के ऊपर लागू करना चाहें तो हीलियम है उसके अंदर 2 इसका एटॉमिक नंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। तो नील्स बोर के अकॉर्डिंग आप He+ यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो He+ बनेगा। अब ये एकल परमाणुवीय स्पीसीज है, एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के ऊपर ही जो आपका नील्स बोर का और जो परमाणु मॉडल है वो लागू होता है। तो ये बात रही अपनी कि एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो भी हैं, चाहे हाइड्रोजन परमाणु हो चाहे अन्य आयन हो, उनके ऊपर ये लागू होता है। अब अपन बात करें कि इसके मुख्य अभिग्रहित कौन से थे, इसकी अवधारणाएं कौन सी थी। तो देखिए सबसे पहली बात तो यही निकल करके आती है जिसकी चर्चा अपन ने अभी करी कि मुख्य अवधारणाओं के अंतर्गत यह मुख्यतः हाइड्रोजन यानी एकल इलेक्ट्रॉनिक परमाणु या स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन क्या कहता है कि हाइड्रोजन जो है उसके लिए ही मुख्य रूप से ये था या एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए था। तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो निश्चित त्रिज्या एवं निश्चित ऊर्जा वाले
वृत्ताकार पथों में गति करते हैं। देखो रदरफोर्ड है, उसने भी ये बात बताई थी कि केंद्र में नाभिक है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, लेकिन चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति कहाँ करते हैं उन निश्चित पथों के बारे में रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। ये उनकी कमी थी और इस कमी को सुधारते हुए, इम्प्रूवमेंट करते हुए इन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो निश्चित त्रिज्या का मतलब ये हुआ कि ये नाभिक है तो इस नाभिक से निश्चित दूरी के ऊपर क्या करेंगे, ये चक्कर लगाएंगे। तो निश्चित त्रिज्या और निश्चित ऊर्जा, जैसे यहाँ पर ये पहला कोश इसको माने अपन और उसके बाद में निश्चित त्रिज्या थोड़ी बढ़ा करके ये दूसरा माने, ठीक है ना। तो यहाँ इसकी एनर्जी, जैसे पहले कोश के लिए E1 कहता हूँ और इसको मैं E2 कहूँ, तो ये एनर्जी दोनों की क्या होगी, फिक्स होगी, अलग अलग, पहले कोश की अलग है, दूसरे की अलग है, तीसरे की अलग है, ऐसे। तो निश्चित त्रिज्या और निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और इन वृत्ताकार पथों को, और नील्स बोर ने क्या कहा, विविक्त कक्षा या फिर कक्ष या कोश या ऊर्जा स्तर यानी कि एनर्जी लेवल, ये सभी नाम हैं वो इन्हीं कक्षाओं के, इन्हीं कोशों के हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लगातार मूवमेंट करते हुए पाए जाते हैं, गति करते हुए पाए जाते हैं, वृत्ताकार पथ के अंदर चक्कर लगाते हैं। तो पहली बात तो ये वृत्ताकार निश्चित पथों के अंदर जिनको कक्षा, कोश या फिर ऊर्जा स्तर कहा, ये बात किसके साथ जुड़ती है, नील्स बोर के मॉडल के साथ ही आती है। अब अपन बात करते हैं आगे, देखिएगा नेक्स्ट, इन कोशों को नील्स बोर ने 1 2 3 4 यूं नंबर दिए क्रम से 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और या फिर इनको जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग सांकेतिक अक्षर जो दिए वो क्रम से, या पहले कोश को K, दूसरे को L, तीसरे को M, चौथे को N, इनसे इनको प्रदर्शित किया जाता है। तो ये बात रही मुख्य रूप से नील्स बोर के सिद्धांत की। अब नील्स बोर के साथ में बोर एवं बरी, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, लेकिन इन्होंने सामूहिक रूप से और क्या किया कि इन कोशों में इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाएंगे उनकी बात भी इन्होंने करी। हालांकि ये बोर मॉडल से कनेक्टेड पॉइंट है, बिल्कुल एग्जैक्ट बोर मॉडल का नहीं है, लेकिन मैंने इसी के साथ इसको शामिल कर लिया है क्योंकि ये डायग्राम है वो अपने को कोशों को समझाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ रही थी, तो मैंने लगे हाथ इसी के साथ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो भी यहाँ पर शो कर दी है। तो देखिएगा, बोर और बरी स्कीम के अनुसार nवीं कक्षा का मतलब, n का मतलब यहाँ पर क्रम से 1 2 3 4 यही है, पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश। nवीं कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो सकता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये चौथा कोश है तो चौथे कोश के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं। तो अपने पास 32 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं तो अधिकतम 32 आ सकते हैं, नहीं है तो 32 से कम भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं तो उसकी संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसको 2n² फॉर्मूले के द्वारा दिया जाता है। तो क्या कहा, बोर एवं बरी स्कीम के अनुसार nवीं कक्षा के अंदर, यानी कोई भी कक्षा, पहला दूसरा तीसरी कक्षा है, कोश है, ऊर्जा स्तर है, तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, 2n² होगी। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं अपन कि पहला कोश है तो n का यहाँ पर क्या आ जाएगा, n पहला कोश हो जाएगा, l के लिए दूसरा, m के लिए n बराबर 3, n के लिए n बराबर 4, ऐसे होगा। अब यहाँ पर अपना फॉर्मूला है 2n², तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर 2 तो गुणांक के रूप में रख ही दिया, n बराबर यानी पहला कोश है तो 1 का वर्ग 1 और गुणा करेंगे 2 तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फिर दूसरे कोश के लिए 2 का वर्ग 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे कोश के अंदर 3 का वर्ग 9 और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन। चौथे कोश के लिए n के लिए यहाँ पर 4 का वर्ग 16 और 16 दूनी 32। तो इस प्रकार से क्या हो सकती है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है। और यह बात किसके द्वारा बताई गई थी, बोर और बरी नामक वैज्ञानिकों के द्वारा बताई गई थी। और इसी बोर और बरी स्कीम के अंदर ही क्या बात बताई गई कि किसी भी परमाणु के संयोजकता कोश में या बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। इसे अष्टक नियम के नाम से भी जाना जाता है, ऑक्टेंट रूल के नाम से भी जानते हैं कि कोई भी परमाणु है वो तब स्थायी होगा जब उसके वैलेंसी सेल में यानी कि बाह्यतम कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो, 8 हो। और इस अष्टक को पूरा करने के लिए ही परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना या इलेक्ट्रॉनों का साझा करना, ये कार्य करते हैं। और इसी के लिए परमाणुओं के अंदर क्या पाई जाती है, क्रियाशीलता पाई जाती है। तो ये दो चीज़ें ध्यान में रखें, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n²
और बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहते हैं परमाणु, तो 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहते हैं। ये बात बोर और बरी स्कीम के अंतर्गत बताई गई। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट आगे क्या है। देखिए इन कोषों के अंदर जो K, L, M, N ये अलग अलग कोष हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग भी लगातार जब ये नाभिक है और नाभिक के चारों तरफ यूं इस प्रकार से r त्रिज्या के पथ के ऊपर ये गति करते हैं, संवेग है वो m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और v वेग, इस संवेग से ये गति कर रहे हैं। तो कोणीय संवेग mvr, m यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन का यानी कण का वेग और r है त्रिज्या का मान, कोणीय संवेग का मान बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखें। बोर जो मॉडल है उसका ये एक अभिग्रहित है, उसकी एक अवधारणा है। कोषों में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr का मान h/2π का पूर्ण गुणज मतलब इसका n गुणा, तो h/2π का n गुणा क्या होगा, nh/2π होगा कि नहीं होगा, n से मल्टीप्लाई कर दिया, के बराबर होता है। तो अपन क्या कहेंगे कि कोणीय संवेग mvr है वो h/2π का पूर्ण गुणांक होता है, तो h/2π का पूर्ण गुणांक हो गया, या अपन कह सकते हैं nh/2π के बराबर हो गया। तो यह जो इक्वेशन है ये ध्यान में रखनी है। फॉर्मूला डायरेक्ट दिया हुआ मिल सकता है कि निम्न में से बोर मॉडल के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, अगला कहेंगे या कौन सा फॉर्मूला सत्य है। तो mvr, me का मतलब यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, ये और ये एक ही बात है। तो mvr इज इक्वल टू, अगला दे देगा इज इक्वल टू h/2π, तो गलत है, h/n × 2π तो भी गलत है, nh/2π दे तो क्या होगा, बराबर ही होगा, यानी कि ये इक्वल ही होगा। जहाँ h प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक है, जिसकी वैल्यू होती है 6.62 × 10⁻34 जूल × सेकेंड, जूल सेकेंड। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे कोणीय संवेग है वो mvr जो कि h/2π का पूर्ण गुणांक या फिर nh/2π के बराबर। अब देखो एक जो मैक्सवेल की बात थी और रदरफोर्ड वाले सिद्धांत को जो क्या कर रही थी, उसका विरोध कर रही थी कि रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन हम वो लगातार चक्कर लगाते हैं। मैक्सवेल की बात ये आती है कि लगातार गति करता हुआ आवेशित कण है वो विकिरण के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, तो वो नाभिक के अंदर गिर जाना चाहिए, और नाभिक में अगर गिर जाएगा तो परमाणु का कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं बचना चाहिए। ये बात रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब ये जो अपने नील्स बोर हैं वो किस तरह से इसको एक्सप्लेन करते हैं कि एक निश्चित कक्षा में, चाहे वो पहला कोष हो, दूसरा कोष हो, तीसरा कोष हो, पहला दूसरा तीसरा कोई सा भी ऊर्जा स्तर है, निश्चित कक्षा, निश्चित कोष या निश्चित ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या कहा इन्होंने कि ऊर्जा को ये विकिरण के रूप में उत्सर्जित करते ही नहीं हैं। कब उत्सर्जित करते हैं, परंतु निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये n बराबर 1 और ये दूसरा कोष यूं है, तो निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में यानी यहाँ जाएगा, संक्रमण करने पर ऊर्जा का अवशोषण, क्योंकि इसकी ऊर्जा कम है और इसकी ऊर्जा क्या है, ज़्यादा है, तो कम से ज़्यादा वाले में जाएगा तो उस ऊर्जा को ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ठीक है, तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, और यदि उच्च ऊर्जा स्तर से उच्च से निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता है तो ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो क्या कहा नील्स बोर ने कि इलेक्ट्रॉन जब तक एक ही कक्षा में चक्कर लगाएगा तब तक इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा का ना तो उत्सर्जन करता है और ना ही अवशोषण करता है। जब वो एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, मूव करता है, तब ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन किया जाता है। नीचे वाली से ऊपर वाली में जाएगा तो ऊर्जा ज़्यादा चाहिए तो अवशोषण करेगा, ऊपर वाली से नीचे वाली में आएगा तो ऊर्जा उसके पास एक्स्ट्रा है, उसको वो रिलीज कर देगा, यानी कि उत्सर्जित कर देगा। ये बात नील्स बोर ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत, अपने मॉडल के अंतर्गत बताई। इसके बाद अगली बात क्या कहते हैं नील्स बोर, अगली बात कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जैसे ये नाभिक है और ये बाहर क्या है, कोष में, और इलेक्ट्रॉन है वो गति
कर रहा है। तो यहाँ पर प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर भी आवेश है, यहाँ इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी आवेश है। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नाभिकीय आकर्षण, भाई अंदर प्रोटॉन धनावेश, बाहर इलेक्ट्रॉन ऋणावेश, तो इनके बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, आकर्षण बल जो लगेगा वो क्या होता है कि दोनों आवेशों के यानी आवेश के वर्ग के समानुपाती तथा दोनों के बीच की दूरी, ये जो त्रिज्या है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो देखिए आवेश के वर्ग के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये होता है जो अट्रैक्शन बल लगता है, नाभिकीय आकर्षण बल लगता है, वो इसके समानुपाती है। समानुपाती के निशान को हटाने के लिए और क्या लगा दिया जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट Z यानी कि तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वो लगा दिया जाएगा। तो नाभिकीय आकर्षण बल है वो ZE²/r², ये बन गया। तथा अपकेंद्री बल, जब लगातार कोणीय संवेग से कोई कण गति करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा क्या रहेगी, ये रहेगी, प्रत्येक बिंदु के ऊपर दिशा यूं बाहर की तरफ ये रहेगी। तो बाहर की तरफ अपकेंद्री बल लगेगा। ये अपकेंद्री बल क्या होता है, mv²/r होता है। तो यूं कहा जाता है कि जब एक निश्चित कक्षा के अंदर, निश्चित पथ के अंदर इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो जो नाभिक का आकर्षण बल है वो, और जो कोणीय संवेग के कारण, कोणीय गति के कारण और लगातार जो बाहर की तरफ बल लग रहा है वो दोनों बल क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं, उनके बीच में संतुलन की अवस्था पाई जाती है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नाभिकीय आकर्षण बल ZE²/r² तथा अपकेंद्री बल mv²/r, ये संतुलित होते हैं, मतलब कि बराबर होते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन निश्चित पथ के अंदर लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और ना ही ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, जब तक वो एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण नहीं करें। तो देखिए इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग mv²/r इज इक्वल टू हो जाएगा ZE²/r²। इधर r से और ये r कैंसिल कर दिया जाए तो mv² इज इक्वल टू ZE²/r, ये हो जाएगा। तो ये अपना क्या है, नील्स बोर के जो परमाणु मॉडल है उसके मुख्य अभिग्रहित हैं, मुख्य अवधारणाएं हैं। अब यहाँ तक ही अपना जो थर्ड ग्रेड का लेवल है उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ तक जो बोर मॉडल है वो मोर देन सफिशिएंट है। फिर भी अगर पूछ लिया जाए कि बोर कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेग कितना होगा, तो इसी फॉर्मूले से देखिएगा, v² इज इक्वल टू ZE²/, ये यहाँ से m है वो इधर आ जाएगा, तो m और ये क्या रह गया r। अब v² हटाएंगे यानी इसका वर्गमूल, तो ये लो इस प्रकार से v इज इक्वल टू √ZE²/mr, इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। त्रिज्या पूछ ले, r पूछे तो r इज इक्वल टू ZE²/, ये mv को इधर लेकर क्या जाओ, mv² को mv², ये क्या आ गई, बोर कक्षा में त्रिज्या आ गई। तो इस तरह से अपन ये फॉर्मूला भी हैं वो इसका पक्षांतरण करके प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इतनी ज़रूरत है वो पड़ेगी नहीं। ये बिल्कुल 11th 12th के लेवल का जो मैटर है वो आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। तो ये अपनी बोर मॉडल की बात है वो यहाँ कंप्लीट होती है। आगे बात करते हैं अपन बोर मॉडल में क्या कमियां रह गई। तो बोर मॉडल के अंदर सबसे पहला जो स्टेटमेंट अपन ने दिया वो यही था कि एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के ऊपर ये लागू होता है। हाइड्रोजन के लिए ही बोर मॉडल मुख्य रूप से दिया गया था। तो एकल इलेक्ट्रॉनिक परमाणु या फिर आयन, यानी कि जैसे मान लो अगला कहे कि सोडियम के ऊपर अपने को ये बोर मॉडल है उसको अप्लाई करना है। सोडियम के अंदर परमाणु क्रमांक 11 है तो 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऐसा कहता है कि सोडियम को Na10+ बनाओ, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तब इसमें एक बचेगा। अब ये बात यहाँ पर अपने को तर्क संगत सी, युक्ति संगत सी नहीं लगती है। तो ये क्या है कि ये एकल इलेक्ट्रॉनिक परमाणु या स्पीसीज यानी आयन के लिए ही लागू होता है, ये मुख्य रूप से इसकी क्या है, कमी है। उसके बाद में परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या तो ये करता है। रेखीय स्पेक्ट्रम का मतलब कि निश्चित ऊर्जा स्तरों के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। तो यहाँ का ये नाभिक है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन है, उसका एनर्जी लेवल अलग होगा, इसका एनर्जी लेवल अलग होगा, तो अलग अलग एनर्जी बैंड बनेंगे, यानी कि यूँ अलग अलग इसमें क्या बनेंगी, रेखाएं बनेंगी, रेखीय स्पेक्ट्रम बनेगा। लेकिन होता क्या है, परंतु जीमान प्रभाव यानी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो ये रेखाएं प्राप्त होती हैं, ये रेखाएं आगे चल करके यानी चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करने पर आगे ये फिर से यूँ डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, ये रेखाएं इस प्रकार से बनके और फिर से इनमें क्या पाया जाता है, डिवाइडेशन पाया जाता है। तो इस डिवाइडेशन की व्याख्या जो अपने नील्स बोर हैं वो नहीं कर पाए थे। चुंबकीय क्षेत्र में ये विभाजन होता है, उसको बोलते हैं जीमान प्रभाव, और विद्युत क्षेत्र
अप्लाई करने के ऊपर ये जो विभाजन होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टार्क प्रभाव बोलते हैं। तो मुख्य रूप से अपन क्या कहेंगे कि परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या तो करता है कि अलग अलग ऊर्जा स्तर हैं, तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा एनर्जी का वो अपने को अलग अलग लेवल के ऊपर ही प्राप्त होगा, रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। लेकिन ये रेखाएं अति सूक्ष्म रेखाओं के अंदर फिर से विभाजित होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र में ये विभाजन जीमान के द्वारा प्रस्तुत किया गया, इसलिए इसको जीमान प्रभाव बोलते हैं, और विद्युत क्षेत्र अप्लाई करके स्टार्क के द्वारा ये प्रयोग किया गया तो इसको स्टार्क प्रभाव बोलते हैं। इनकी व्याख्या यानी ये क्यों प्राप्त होता है, ठीक है, बाद में इन कोषों के अंदर आगे चल करके उपकोष और कक्षकों की अवधारणा आगे चल करके आई, तब जाकर ये जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव है उसकी व्याख्या हो सकी थी। तो ये व्याख्या भी, जीमान और स्टार्क प्रभाव की व्याख्या भी नील्स बोर नहीं कर पाए थे, तो ये इसके परमाणु मॉडल की क्या रही, कमी रही। तो ये अपना बोर मॉडल है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ इससे पूर्व की क्लास जब आप देखेंगे तो परमाणु के बारे में जो अलग अलग थॉमसन मॉडल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज है, और जो रदरफोर्ड मॉडल है उसको आप बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। और आज की इस क्लास के अंदर अपन ने बोर मॉडल देखा। अब चलते हैं अपन देखते हैं आगे क्या है परमाणु से संबंधित कुछ विशेष जानकारियां। संयोजकता, वैलेंसी क्या है। तो देखिए संयोजकता मुख्य रूप से सभी जानते हैं अपन कि परमाणु के बाह्यतम कोष को ही अपन क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सेल या फिर इसको वैलेंसी सेल बोलते हैं। इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो, या फिर इलेक्ट्रॉन को त्यागने और ग्रहण करने या फिर साझा करके बंद बनाने की क्षमता है, वही क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। अब अपन संयोजकता अगर निकालें सामान्य तौर पर, तो संयोजकता कैसे निकालेंगे, संयोजकता कोष में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वो ही उसकी क्या होगी, संयोजकता होगी। जैसे एक्सटर्नल ऑर्बिट के अंदर, एक्सटर्नल कोष के अंदर, बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक को त्याग देगा, संयोजकता एक हो जाएगी। दो इलेक्ट्रॉन है, दो त्याग देगा और दो संयोजकता हो जाएगी। तीन इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोष में तो तीन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और संयोजकता कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। यदि बाह्यतम कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं वो 5, 6 और 7 हैं, तो फिर परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की संभावना कम हो जाएगी, फिर ग्रहण करेगा। अपने पहले बोर और बरी स्कीम के अकॉर्डिंग देखा कि परमाणु है वो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन जाता है। तो फिर यदि 5 इलेक्ट्रॉन उसके बाह्यतम कोष में हैं तो संयोजकता अपन निकालेंगे 8 माइनस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, यानी 5 है तो 5 को माइनस कर दो, 6 है तो 6 को माइनस कर दो। जैसे देखो यहाँ पे किया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर, ये देखा जाए तो 5 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंसी सेल में हैं तो 8 में से 5 माइनस किया, उसकी संयोजकता होगी 3। जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे करके बताता हूँ ये चीज़ कि जैसे सोडियम है ये 11 नंबर पे आता है, इसके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और Na+ बनाता है। मैग्नीशियम है वो 12 नंबर पे आता है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये Mg2+ बनाता है। एल्यूमिनियम 13 नंबर पे है, 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, 1 2 3 है ना, और त्याग करके Al3+ बनाएगा। तो इस तरह से संयोजकता हो गई। इसी प्रकार से मैं बात करूँ नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये 3 क्या करता है, ग्रहण करता है, और N3-, ठीक है। तो 8 में से 5 इलेक्ट्रॉन थे, घटाए, संयोजकता कितनी हो गई, 3, तो 3 को ग्रहण किया, संयोजकता कितनी रही, 3 रही। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 है तो ये 2 ग्रहण करेगा, 6 है तो 8 माइनस 6 बराबर 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा और ग्रहण करके O2- बनाएगा। इसी प्रकार से क्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो 8 में से 7 घटाएंगे, 1 आएगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ग्रहण करके क्या बनाएगा, Cl- बनाएगा, Cl- बनाएगा 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। तो इस प्रकार से संयोजकता निकालते हैं। अब चाहे इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में 1 2 3 थे, चाहे 5 6 7 थे, 4 हैं तो 4 का त्याग भी हो सकता है, ग्रहण भी हो सकता है। जैसे कार्बन परिवार के अंदर ऐसा होता है, मोस्टली यूँ देखते हैं कि वो अधातु तत्व ही होते हैं, ग्रहण करते हैं, लेकिन फाइनल तौर पर साझा भी कर सकते हैं वो। तो बनाए गए बंधों की संख्या है वो क्या होती है, संयोजकता होती है। यहाँ पर देखिए जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बेरिलियम 4 नंबर पे आता है तो 1s2 2s2, बाह्यतम कोष जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता है वो क्या होगी, 2 होगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ऑक्सीजन है 8 नंबर पे आता है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन देखें तो 1s2 2s2 2p4 हो गए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन बाह्यतम कोष में यानी कि दूसरे कोष में यहाँ 2 और यहाँ
4, 4 और 2 6 हैं, 6 हैं तो इसकी संयोजकता 6 नहीं होगी, इसकी संयोजकता अष्टक में से यानी 8 में से 6 घटाएंगे 2 होगी, जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, किसी भी परमाणु की वैलेंसी यानी संयोजकता है वो ज्ञात करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक क्या है, जिसको Z के द्वारा दर्शाते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है, तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाती है। अब यदि कोई परमाणु उदासीन है इट मीन्स उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, तो अपन क्या कह सकते हैं, प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक है, तो उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या है, प्रोटॉनों के बराबर, तो वो भी क्या होगी, परमाणु क्रमांक होगी। अर्थात Z परमाणु क्रमांक इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर क्या होती है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या होती है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, टोटल 118 एलिमेंट हैं, सभी के परमाणु क्रमांक अपने को लगभग ध्यान होते हैं, आवर्त सारणी आती है तो, और फिर भी 20-30 तक तो याद होते ही होते हैं। जैसे हीलियम का 1 है, ऑक्सीजन का 8 है, कैल्शियम का 20 है, हीलियम है उसका 2 है, नियोन का 18, नियोन का यहाँ पर 10 है, नियोन का कितना है 10, ऑर्गन का होता है 18, जीनोन का 54 है, नाइट्रोजन का 7 है, फॉस्फोरस का 15 है, यूरेनियम का 92 है, ऐसे सारे काफ़ी सारे 118 एलिमेंट हैं। तो मैंने ये 2, 4, 5 ये लिख दिए हैं। एटॉमिक नंबर अपन जानते हैं, परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। अब अपन देखेंगे आगे परमाणु भार, एटॉमिक मास या फिर द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास कैपिटल A के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाएगा। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। न्यूक्लियॉन्स क्या हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों को सामूहिक रूप से क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियॉन बोला जाएगा। जैसे अपन एक क्लास के अंदर बैठे हुए गर्ल्स एंड बॉयज़, उनको एक क्लास में बैठे हुए हैं, उनको अपन सामूहिक रूप से क्या कहेंगे, स्टूडेंट कहेंगे ना। तो ठीक उसी तरह से प्रोटॉन धनावेशित, न्यूट्रॉन निरावेशित यानी कि उदासीन, इन दोनों को सामूहिक रूप से इनके लिए कोई नाम यूज करना हो तो वो नाम यूज क्या करेंगे, अपन न्यूक्लियॉन करेंगे। अब देखो न्यूक्लियॉन की संख्या ही क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, अथवा परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉन्स की संख्या का योग ही क्या कहलाता है, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अब जैसे हीलियम के अंदर He4 ऊपर दर्शाते हैं, परमाणु क्रमांक नीचे लिखते हैं, द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखते हैं, आगे संकेत भी देखेंगे अपन। कार्बन का जो द्रव्यमान संख्या है वो 14 होती है, मोस्टली 12 भी होती है, समस्थानिक अलग अलग होते हैं, समस्थानिक भी देखेंगे। ऑक्सीजन का 16, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40, यूरेनियम का 235 आदि सारे, और टोटल जो 118 एलिमेंट हैं उनकी अलग अलग क्या है, द्रव्यमान संख्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या का योग है वो क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है। चलिए आगे बात करते हैं अपन। किसी भी परमाणु को तत्व का प्रतीक, जैसे मान लीजिए कि मुझे कार्बन को शो करना है तो 6C12 है, ऐसे शो करूंगा मैं। इसका मतलब ये यहाँ पर बीच में मैं क्या लिख रहा हूँ, तत्व का प्रतीक लिख रहा हूँ। फिर नीचे Z परमाणु क्रमांक लिखा जाएगा, ऊपर A द्रव्यमान संख्या, ये इधर भी हो सकती है तो इधर भी लिखी जा सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको अपन 6C12 ऐसे भी लिख सकते हैं और 6C12 ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई फर्क इसमें नहीं होता। अपन ने देखा कि द्रव्यमान संख्या A = प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, परमाणु क्रमांक Z होती है, तो इसी फॉर्मूले को अपन A = Z + N ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर इसका पक्षांतरण कर दें, अपने को P या Z निकालना हो तो N इधर चला जाएगा, A- क्या बन जाएगा, N बन जाएगा। या अपने को न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालनी हो तो P या Z इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स की संख्या = एटॉमिक मास माइनस नंबर्स ऑफ प्रोटॉन या फिर एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक, इसको घटा देंगे। ये P/Z नहीं है, P या Z है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल लिया हुआ है 19 पोटेशियम 40, इसका मतलब परमाणु क्रमांक तो कितना है 19 जो नीचे लिखते हैं, द्रव्यमान संख्या कितनी है 40। अब अगर न्यूट्रॉन्स की संख्या, प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर आ गई 19 ही है, न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालनी हो तो ये देखो A- P या A- Z। A यहाँ पर 40 है और Z कितना है 19,
इसको लेस किया, कितना आ गया 21। तो इस प्रकार से अपन इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, ऐसा ही कोई संकेत दे करके पूछा जा सकता है। तो ये फॉर्मूला अपने को ये एक ध्यान में है, a = z+n, z को ही p कहते हैं, फिर पक्षांतरण करके निकाले सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं समस्थानिक आइसोटोप्स, ये क्या है। तो देखो सम प्लस स्थान, यानी आवर्त सारणी में जिनका स्थान समान है। अब स्थान एक जगह आ रहा है, इसका मतलब परमाणु क्रमांक समान है। तो देखो एक ही तत्व है, परमाणु क्रमांक समान होगा, इसका मतलब तत्व तो सेम रहेगा। उसके ऐसे परमाणु, जैसे हाइड्रोजन है, उसके ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान, जैसे 1, 1 और 1, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, जैसे 1, 2, 3 ऐसे। तो ये होगा प्रोटियम, ये होगा ड्यूटेरियम और ये क्या होगा ट्राइटियम। समझ गए बात को। एक ही तत्व के जिनका स्थान समान है, एक तत्व एक ही है, तो आवर्त सारणी में तो 118 तत्वों के लिए 118 स्थान है, यानी प्रत्येक के लिए पर्टिकुलर एक एक स्थान है। तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, वो समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम को H के द्वारा 1H1, ड्यूटेरियम को D के द्वारा या फिर 1H2 और ट्राइटियम को T के द्वारा या 1H3। यानी यहाँ पर परमाणु क्रमांक सबका 1, 1, 1, द्रव्यमान संख्या 1, 2, 3। इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या तो 1, 1, 1 ही है, लेकिन इनमें क्या होती है, न्यूट्रॉन्स की संख्या है वो भिन्न होती है। यहाँ पर परमाणु क्रमांक प्रोटॉन 1 है, इसका मतलब न्यूट्रॉन 0 है, तभी तो 0 + 1 = 1 बनाना। द्रव्यमान संख्या A = P + n, तो 1 हो गया। यहाँ पर A = P + n, तो न्यूट्रॉन भी एक ही है, यहाँ पर 1 और 1 क्या हो गया 2। यहाँ पर परमाणु क्रमांक 1, तो प्रोटॉन 1 + 2 = 3 बनाना। द्रव्यमान संख्या, इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। समझ के बात को। तो यहाँ पर जो समस्थानिक होते हैं उसमें प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, उनका परमाणु क्रमांक समान होता है, लेकिन उनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। इसलिए उनका योग यानी द्रव्यमान संख्या क्या आ जाती है, भिन्न आ जाती है। इसी प्रकार से क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, 17 परमाणु क्रमांक, लेकिन द्रव्यमान संख्या 35 और 37, 35 और 37। ठीक है, देखिएगा क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, तो द्रव्यमान संख्या 35 और 37 यानी कि डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। अब देखो प्रकृति के अंदर जो क्लोरीन है, वो क्लोरीन का 35 वाला जो समस्थानिक है वो 75% पाया जाता है। तो इसका जो औसत परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं अपन, ये अपने को 35.5 प्राप्त होता है। ये इसलिए प्राप्त होता है कि यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक 35 वाला है वो 75% है, तो इसकी मात्रा यानी उसका द्रव्यमान निकालेंगे तो 100 का भाग लगा करके ये निकाल लेंगे अपन। प्लस ऐड करेंगे यहाँ पर कौन सा 37 वाला, तो 37 इंटू ये है 25% और 100 से डिवाइड करेंगे। इसको जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर इसके 3 पार्ट हैं, ठीक है, 3:1 के अंदर ही तो है, ये 3:1 में है, तो इसका हिस्सा 35 से यूँ बढ़ेगा और 35.5, एवरेज कितना आ जाएगा 35.5 आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसी प्रकार से कार्बन के 2 समस्थानिक हैं, 6C12 और 6C14। मोस्टली अपन 6C14, 6C12 है, ये अलग अलग। हाँ, परमाणु क्रमांक 12 वाला है वो अपन क्या करते हैं ज़्यादा, ये एक मुख्य रूप से कार्बन डेटिंग जो पद्धति होती है जिसके द्वारा आयु वगैरह ज्ञात करी जाती है, उसके अंदर ये समस्थानिक है वो काम में लिया जाता है। मोस्टली अपन कार्बन का जो परमाणु भार है वो कितना कैलकुलेट करके चलते हैं, 12, 6C12 ये कैलकुलेट करके चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपन। ये समस्थानिकों की बात हुई, आगे देखते हैं समस्थानिकों के अनुप्रयोग, अप्लाई कहाँ कहाँ काम आते हैं समस्थानिक। तो यूरेनियम जो है, यूरेनियम का समस्थानिक है वो परमाणु भट्टी के अंदर, एटॉमिक रिएक्टर के अंदर ईंधन के रूप में काम में आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा समस्थानिक है वो परमाणु भट्टी में काम आता है, इनमें से यूरेनियम, आयोडीन, कोबाल्ट, सोडियम, 4 ऑप्शन दे दिए गए, तो यूरेनियम काम में आएगा। आयोडीन 131, I131 131, इसका उपचार है वो गलगंड या घेंगा रोग के उपचार में इसका उपयोग, यानी कि आयोडीन की कमी से, नमक की कमी से होने वाला, नमक में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है गलगंड या घेंगा, उसका उपचार है वो आयोडीन 131 समस्थानिक के द्वारा किया जाता है। कैंसर कोबाल्ट 60, ये समस्थानिक जो है वो कैंसर के उपचार में काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सोडियम
24। वैसे सोडियम जो है Na उसका जो परमाणु भार है या द्रव्यमान संख्या है वो 23 होती है। अपन कैलकुलेशन के लिए जहाँ भी काम में लेते हैं सोडियम 23 लेते हैं, 11 इसका परमाणु क्रमांक होता है। लेकिन इसका समस्थानिक 24 जो है, द्रव्यमान संख्या जिसकी 24 हो, वो ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त संचरण के अध्ययन के अंदर, यानी ब्लड है वो सही तरह से बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसका अध्ययन करने के लिए करते हैं। और अन्य समस्थानिक हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के अध्ययन करने के अंदर भी ये काम में आते हैं कि कोई भी रिएक्शन है वो स्लो मोशन में कार्य कर रही है या फास्ट हो रही है, उसका वेग क्या है, वेलोसिटी क्या है, कौन सा अभिकारक कितनी, उसकी अभिक्रिया की कोटि वगैरह क्या है, उन सभी का पता करने के अंदर भी समस्थानिक हैं वो काम में आते हैं। आगे अपन बात करते हैं तो समभारिक यानी कि आइसोबार। आइसोबार क्या है? देखो वे तत्व है, देखो समभारिक समान भार यानी कि परमाणु भार है वो क्या है? समान है। वे तत्व जिनका परमाणु भार समान होता है उन्हें क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। परमाणु भार समान है और अलग अलग तत्व हैं तो परमाणु क्रमांक तो अलग होगा ही होगा। इनका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। जैसे 18 ऑर्गन 40 और 20 कैल्शियम ये 40 है, यानी कि ऑर्गन और कैल्शियम इनके अंदर परमाणु क्रमांक 18 और 20 है ही है, ये तो फिक्स है। लेकिन द्रव्यमान संख्या यहाँ पर 40 और यहाँ पर 40, तो भार परमाणु भार बराबर है। इनके अंदर क्या होगा मुख्य रूप से? अब यहाँ न्यूट्रॉन्स की संख्या पूछी जा सकती है। न्यूट्रॉन की संख्या पूछे तो 40 - 18 बराबर यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने होंगे? 22 होंगे। यहाँ पर देखा जाए तो 40 - 20 तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? यहाँ पर 20 होंगे। इसी प्रकार से कार्बन 14 एक समस्थानिक है और नाइट्रोजन 14 है ही, 6C14 और 7N14। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ भी अगर न्यूट्रॉन निकालें तो 14 - 6 ये 8 हो गए और यहाँ न्यूट्रॉन 14 - 7 यहाँ कितने हो गए? 7 हो गए। ये न्यूट्रॉन्स की संख्या भी यहाँ पर पूछी जा सकती है। तो यहाँ देख रहे हैं अपन ये दोनों परस्पर एक दूसरे के क्या हैं? समभारिक हैं, क्योंकि परमाणु भार 40-40 है। ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हैं? समभारिक हैं, क्योंकि यहाँ पर भी द्रव्यमान संख्या कितनी है? 14-14 है। तो इस प्रकार से ये जो अपनी फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर 3 क्लासेज के अंदर, और ये कंप्लीट हो चुकी है मुख्य रूप से 3-4 क्लासेज के अंदर। ये आज की चौथी क्लास है। सबसे पहली क्लास के अंदर अपन ने अणु परमाणु जो हैं वो क्या होते हैं उनके बारे में देखा था और मोल कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में देखा। दूसरी क्लास थी उसके अंदर मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखे थे। तीसरी क्लास है उसके अंदर अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पूरी स्टडी करी और थॉमसन मॉडल और अपना जो रदरफोर्ड मॉडल है उसके बारे में, नाभिक के परमाणु प्रतिरूप है उसके बारे में चर्चा हुई। और आज ये चौथी क्लास उसके अंदर ये यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे टोटल 20 यूनिट हैं, बहुत ही जल्दी ये 20 यूनिट हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी और आप लोग अपनी तैयारी है उसको सुचारू रूप से जारी रखें। और साइंस के तौर पर मुख्य रूप से साइंस के लिए आपको कहीं भी जाने की, कोई भी बुक वगैरह की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। जो ही मैं थोड़ा साइड में होता हूँ तब स्क्रीनशॉट ले लिया करें और उसका नोट्स है वो अपनी कॉपी के अंदर बाद में लिख लें और उसका बार बार रिवीजन करें बस। उसके अलावा ना आपको NCERT पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको RBSc पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको कोई अदर बुक या गाइड पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। इनके बाद में जो अपने क्वेश्चंस वगैरह जितने बनेंगे उनकी क्लासेज हैं वो बाद में जो ही थ्योरी की क्लासेज कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद इनकी प्रैक्टिस भी अपनी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तो आप निश्चित तौर पर विश्वास करके और इस चैनल से अपनी स्टडी है उसको जारी रखें। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर से मिलते हैं एक और नई क्लास के अंदर। थैंक्स।